Hello everyone. Today in this video we are going to continue our last topic and today we will hopefully finish this chapter. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को करने का फायदा क्या था कि जो प्रॉब्लम्स को अगर कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के सॉल्व करें तो वो बहुत डिफिकल्टी से सॉल्व होती हैं, बट इफ वी हैव Gauss theorem and the concept of Gaussian surface with us, we can solve those problems very easily. So today I'm going to do that. पहली प्रॉब्लम कुछ जानी पहचानी लग रही है। पहली प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि आपके पास एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेट्स से अ लाइन चार्ज है। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पूरी बॉडी पे स्प्रेड है, लाइक दिस पेंसिल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। मुझे इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट? लेट्स से this pencil on which charge is lying is expressed by this white line on which positive charge is there, right? To use Gauss theorem for it, I need a Gaussian surface. और Gaussian surface की चॉइस क्लेवर होती है हमेशा। तो यहाँ पे Gaussian surface चूज कैसे करेंगे? One of the key property to choose Gaussian surface is such that it must enclose the flux. तो अगर ये पूरी पेंसिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? या तो आपकी तरफ या आपसे अवे, या मेरी तरफ या मेरे से अवे, इधर इन दिस मैनर और इन दिस मैनर। तो इससे बाहर निकल रही हैं ऐसे इन ऑल डायरेक्शंस। तो इन फ्लक्स को एनक्लोज करने के लिए आपको गॉसियन सरफेस की सिमेट्री क्या रखनी पड़ेगी? यू कैन थिंक ऑफ इट, I have made it. So we are going to choose a cylindrical symmetry. कैसे? इस चार्ज बॉडी को एज एन एक्सिस मान के इसके अराउंड सिलेंडर जो है वो रैप कर देंगे। सो आई एम यूजिंग दिस सिलेंडर एज अ गॉसियन सरफेस। अभी आप देख सकते हो कि जो वायर है इट इज लाइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। तो इसकी एक टू डायमेंशनल पिक्चर मैंने बोर्ड पे बनाई है। द बाउंड्री दैट यू सी इन रेड इज नथिंग बट गॉसियन सरफेस। ये क्या चीज है? यहाँ पे गॉसियन सरफेस है विच हैज बीन शोन इनटू रेड। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिलेंडर की कितनी सर्फेसेस हैं? 3 सर्फेसेस हैं इसकी। वन विच यू सी, वन विच आई सी एंड वन इज दिस कर्व्ड सरफेस। तो मैं तीनों सर्फेसेस से एक एक पोर्शन कट आउट कर लेता हूं या इनको नेम कर देता हूं पहले। लेट्स से दिस सरफेस, ये जो आपकी तरफ है, दिस इज S1, राइट? ये जो कर्व्ड सरफेस है ये गोलाई वाली, लेट अस कॉल इट S2। एंड ये जो थर्ड सरफेस है, एक तो ये आपकी तरफ है, एक इससे अवे, मतलब ये वाली, लेट अस कॉल इट S3। तो तीनों सरफेसेस के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल देखना चाहूंगा। देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे जा रही है, या तो इधर को या इधर को, या आपकी तरफ या बोर्ड के अंदर। तो अगर मैं यहां पे एक छोटा सा पोर्शन काटता हूं ऑफ एरिया ds, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा? बाहर को। और इसके लिए एरिया एलिमेंट भी किधर को होगा? इधर को ही होगा, बिकॉज वी नो दैट area element is always perpendicular to the surface for which we are working. तो अगर मैंने यहां पे ये छोटी सी सरफेस काट ली है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी बाहर की ही तरफ है, राइट? अब S1 सरफेस के लिए देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द चार्ज ही है, अवे फ्रॉम द वायर ही है इसी तरफ, लेकिन इसका सरफेस एरिया किधर होगा? इधर को होगा। इसका सरफेस एरिया नीचे की तरफ होगा, दिस पोर्शन। इसका सरफेस एरिया का वेक्टर किधर को होगा? नीचे को, आउटवर्ड। और एंगल कितने का बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। इफ आई लुक फॉर सरफेस S3 दैट इज अपवर्ड, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? वो तो अवे फ्रॉम द प्लेट ही है, ये अवे फ्रॉम द लाइन है। और एरिया वेक्टर किधर हुआ? ऊपर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम द वायर, और ये जो एरिया वेक्टर है ये अपवर्ड है। यहां भी एंगल कितने का? 90 का।
तो अब मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले लगा देना है मुझे बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। क्या था इसके अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं वो चार्ज कंटेन्ड, नो, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर। फ्लक्स की डेफिनेशन यही थी। अच्छा, अगर यहां पे मैं इस क्लोज्ड सरफेस को ब्रेक कर लूं, कितनी सरफेसेस में? 3 सरफेसेस में, तो मेरे पास कितने इंटीग्रल्स आएंगे? मेरे पास 3 इंटीग्रल्स आएंगे। पहला इंटीग्रल किसके लिए होगा? S1 के लिए। S1 इंटीग्रल के लिए E और ds में एंगल कितने का है? 90। सो आई विल राइट E ds cos 90। बी वेरी केयरफुल, यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल है क्योंकि पूरी सरफेस की बात कर रहा हूं, ऑल द 3 टुगेदर, लेकिन यहां पे S1 पोर्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्लोज्ड इंटीग्रल हट जाएगा। प्लस डाल के यहां पे सेकंड सरफेस कौन सी है हमारे पास? S2। उसके लिए S2 के लिए जरा ध्यान से देखो, जिधर E है उधर ही ds है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। प्लस थर्ड सरफेस के लिए ध्यान से देखो, थर्ड सरफेस के लिए भी E और ds में एंगल कितने का है? 90 का। What is the value of cos 90? That is 0. What is the value of cos 0? That is 1. तो हम देखते हैं कि S1 और S3 सरफेस के लिए तो इंटीग्रल्स वैनिश ही हो जाते हैं, सिर्फ कौन सा पोर्शन बचता है? सेकंड पोर्शन बचेगा। सो द फ्लक्स आर गोइंग टू बी, E बाहर आ जाएगा, cos जो है वो दैट इज 0। यहां पे ds क्या था? ds was the area of this small portion। इसकी इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे एरियाज अगर मैं पूरी कर्व्ड सरफेस पे बना लूं तो मुझे सबको क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। सबको ऐड करके क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है वो? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई, लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर is r and the length of this cylinder is L, so 2 pi r L, right? इसको इक्वेशन 1 बना के यहीं होल्ड कर लो। बाय गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? उसके अकॉर्डिंग तो होता है चार्ज कंटेन्ड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। किसके अराउंड? वायर के अराउंड। हम मान लेते हैं कि वैक्यूम या एयर है। दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्लक्स की बात कर रही है। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट E इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे E था 2 पाई r L इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इनको कंपेयर करें तो क्या बनेगा? आई एम गोइंग टू गेट E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 pi epsilon naught r into L. What is charge per unit length? Charge per unit length is linear charge distribution. तो ये जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा? Q by L की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? लैम्डा, then 2 pi epsilon naught r. So the final result is E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. Now, if you go back to the problem that we solved in previous videos, the problem was to find the electric field due to a line charge for linear charge distribution without using Gauss law. The answer was same and the solving part was very tough. Change of limit करना पड़ा था, यहाँ पे convert करना पड़ा था integrals को। यहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। In a very short manner, you got the same result. तो गॉस थ्योरम आपकी यहाँ पे क्या हेल्प करती है? बड़ी बड़ी डेरिवेशंस को छोटा करने का काम करती है। कितने मेजर स्टेप हैं? 2 मेजर स्टेप हैं। एक तो फ्लक्स की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, दूसरी बार गॉस थ्योरम की डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है। बस दोनों के पोर्शंस को वहां पे क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट इन 3D। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम भी सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक शीट है, लेट्स से दिस शीट। इस शीट के ऊपर, इस पूरी शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। लेट मी मार्क इट ऑन द बोर्ड ऑन दिस शीट। इस पूरी शीट के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इस तरफ भी है, मींस ऑन बोथ साइड्स, राइट? तो मैं इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। टू फाइंड आउट दैट क्या करना चाहिए मुझे?
सबसे पहले तो मुझे ये देखना चाहिए कि इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी। इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव शीट है तो ऑलवेज अवे, जैसे आप अभी ऐसे इसको देख रहे हो तो लाइंस आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो लाइंस ऐसे जाएंगी, शीट से हमेशा अवे की तरफ। इसके बैक साइड पे भी चार्ज है तो इस तरफ, राइट। तो इस तरह से ये जो है लाइंस अवे जाएंगी। अब ऐसी लाइंस को कंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई गॉसियन सरफेस। यहां पे गॉसियन सरफेस की चॉइस कैसे होने वाली है, यहां पे गॉसियन सरफेस होगी अगेन सिलेंड्रिकल, बट दैट सिलेंडर इज गोइंग टू पियर्स दिस शीट like this manner. So the diagram that you see on the board is actually like this. इधर से लाइंस बाहर निकलेंगी तो इसमें से होके बाहर निकलेंगी, कोई भी लाइन ऐसे या नीचे की तरफ नहीं आएगी, थ्रू दिस पाइप बाहर आएगी और इधर भी इसी से बाहर जाएंगी। बी केयरफुल, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरफ है उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरफ है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फर्स्ट स्टेप सिमिलर, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स देखूंगा तो मुझे यहां पे अगेन सिलेंडर की कितनी सर्फेसेस मिलेंगी, 3। लेट्स से दिस इज S1, द कर्व्ड पार्ट इज S2 एंड दिस पार्ट इज S3। अभी तुम जरा ध्यान से देखो कि इस पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा बाहर को। आई टोल्ड यू शीट से हमेशा क्या जाता है, अवे, शीट से हमेशा क्या, अवे। तो यहां पे हम देखते हैं कि S1 सरफेस के लिए, इफ आई कॉल दिस सरफेस S1 सरफेस के लिए E और ds सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0। इसी तरह अगर मैं इसको S2 बोल दूं, S2 सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और ds सेम डायरेक्शन में हो गए, तो यहां भी ये कॉमा डाला है, मतलब जगह थोड़ी सी कम है, लेट मी मैनेज हियर। तो ये हो गया E और इसी डायरेक्शन में आपका ds वेक्टर है, तो बोथ आर अगेन इन द सेम मैनर। अगर मैं इस कर्व्ड पाथ की बात करूं, ये जो कर्व्ड पोर्शन है विच आई एम टचिंग नाउ, इसके लिए एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा इन अपवर्ड मैनर, या आपकी तरफ से करूं तो इन टूवर्ड्स यू, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब कर्व्ड पोर्शंस के लिए एरिया वेक्टर अगर दिखाया जाए तो ऊपर को होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाया जाए तो इस तरफ होगा, किसी भी कर्व्ड पार्ट के लिए। इसका मतलब कर्व्ड पोर्शंस के लिए फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन देखना ही टाइम वेस्ट है, हमें सिर्फ यहाँ पे S1 और S2 की बात करनी चाहिए। S3 के लिए तो E और ds परपेंडिकुलर है। सो लेट्स लीव द कर्व्ड पार्ट, लेट्स ओनली टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द गॉसियन सरफेस। दिस रेड इज अगेन द गॉसियन सरफेस। अच्छा, तो यहां पे मुझे ये बताओ कि अगर मैं S1 सरफेस के लिए अप्लाई करूं, इट विल बी E ds cos 0, cos 0 1 हो गया, E बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया, सिर्फ ds क्या था, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा, उसकी इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि सारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लूंगा। लेट्स से कि ये जो मैंने आपको पाइप दिखाई थी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, लेट्स से दैट एरिया इज a। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ये जो आपको सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है एरिया a है ये, ठीक है। अगर रेडियस पता होता तो पाई आर स्क्वायर लगा के कैलकुलेट कर लेंगे न्यूमेरिकल में। अगर इस तरफ a है तो इस तरफ भी क्या होगा, a। So for surface S2 it is also A। यहां पे A मैंने उस वैल्यू को मान लिया। If you add them up, you are certain to get twice of electric field intensity into area of cross section of this pipe. Now this is by definition of flux. If you apply Gauss theorem on that, तब हमारे पास क्या आएगा, बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम these flux are nothing but the charge contained in this Gaussian surface। मतलब ये जितने पोर्शन को यहां से पियर्स करके बाहर आ रही है, इस पोर्शन पे यानी कि इतने से पोर्शन पे कितना चार्ज था ये कैसे निकालेंगे। देखो इतने से पोर्शन पे कितना चार्ज था ये कैसे निकालेंगे, हमने एरिया कितना माना, अगर पाइप का एरिया A है क्रॉस सेक्शन, तो इसका मतलब इस पियर्स्ड पोर्शन का, इस होल का भी एरिया क्या है, A है। अगर इसका एरिया है और डेंसिटी सिग्मा है, चलो दिस वी कैन सी लेटर ऑन। इवन हम ये मान लेते हैं कि ये Q चार्ज कंटेन कर रही है, यहाँ पे Q अपॉन क्या लिख देंगे,
epsilon naught. Now this was our equation number 1. If you compare equation 1 and equation 2, because both of them gives you the flux, तो 1 और 2 को कंपेयर करो. यहाँ पे क्या आएगा? Twice of EA is equal to Q by epsilon naught. Look at equation number 1 and equation number 2 carefully. दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे phi e है. अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? सेम, यानी कि इक्वल. तो ट्वाइस ऑफ EA को Q by epsilon naught के इक्वल रख लिया. अब यहां से अगर मैं रीअरेंजमेंट करूं, मुझे E का फॉर्मूला बनाना है. 2 और A नीचे आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू गेट Q अपॉन 2 epsilon naught A. What is charge per unit area? Charge per unit area is nothing but surface charge density. So this result come out to be sigma by epsilon naught. अगर आपसे कोई यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो क्या होगी? क्योंकि मैंने पॉजिटिवली चार्ज शीट ली थी, तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल बी अवे फ्रॉम द शीट, राइट. अगर ये नेगेटिवली चार्ज शीट होती तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स आती हैं, तो वो टूवर्ड्स द शीट हो जाता. पहली बात. दूसरी बात, आपने यहां पे देखा कि अगर मैं इस सिलेंडर को यानी कि इस पाइप को लेंथ में और ज्यादा बड़ा ले लेता या लेंथ में और ज्यादा छोटा ले लेता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. द रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में इस सिलेंडर की लेंथ का कोई जिक्र ही नहीं है, राइट. तो अगर इसका यहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इसकी लेंथ जो है गॉसियन, ये जो पाइप हमने यूज की थी, दैट इज मीनिंगलेस. तो यहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए शीट does not depend on the distance of point of observation. इस शीट से अगर आप यहां पे खड़े हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिलेगा, यहां खड़े हो तब भी कांस्टेंट, यहां खड़े हो तब भी कांस्टेंट. फॉर रीजनेबल डिस्टेंस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहता है. हाँ, अभी इनफाइनाइट लॉन्ग दूर चले जाओगे फिर तो फर्क पड़ने वाला है. दूसरी चीज, पहले वाले न्यूमेरिकल में यहां से ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इसका मतलब जैसे जैसे आप इस लाइन से दूर होते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स. फर्स्ट टू प्रॉब्लम खत्म करने के बाद तीसरी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. दिस प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री. यहां पे मेरे पास क्या है? यहां पे मेरे पास एक शेल है. शेल का मतलब क्या है? जो अंदर से क्या हो, खोखला. तो यहां पे मेरे पास एक बॉल की तरह, जैसे ये अंदर से खाली होती है बिल्कुल, ठीक है. तो इसकी सरफेस के ऊपर, ये टॉप सरफेस जिसको मैं अभी टच कर रहा हूं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है. तो इस बॉल के लिए, इस हॉलो शेल के लिए मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट सम पॉइंट आउटसाइड. लेट्स से वेयर माय पिन, ये मेरा थंब और फिंगर जहां पे है, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. नंबर 1. केस नंबर 2, फिर अगर मैं यही पॉइंट इस सरफेस के ऊपर ले लूं खुद, ठीक है, ऑन दिस सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, या ये जो ऑब्जेक्ट लिया है चार्ज, इसी के ऊपर ले लूं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तीसरा केस मुझे करना है कि अगर इस शेल के अंदर चला जाऊं तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. बी वेरी क्लियर, बी वेरी विजिलेंट. हम इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैंने केस 1 लिया. केस 1 के अंदर हम किसका केस डिस्कस कर रहे हैं? आउटसाइड का. मैंने ये जो यहां पे दिखाया है आपको थोड़ा डार्क में, व्हाइट डार्क में, ये जो ब्रॉड सी लाइन है व्हाइट, दिस इज शेल, ठीक है. इसके ऊपर क्या स्प्रेड है? चार्ज. क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है तो इसका सेंटर हो गया O. अभी मैं P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं. एक चार्ज्ड बॉल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी हर एक डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी इन ऑल द डायरेक्शन. तो ऐसी फ्लक्स को एनक्लोज करने के लिए, कवर करने के लिए आप कैसी गॉसियन सरफेस यूज करोगे? अनदर स्फीयर व्हिच इज कवरिंग द शेल.
एक और सफियर। तो यहां पे ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, दिस इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और जो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उस गॉसियन सरफेस में समाया हो। मतलब आपको गॉसियन सरफेस वहीं से निकालनी है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट्स से दिस गॉसियन सरफेस हैज डिस्टेंस स्मॉल आर, राइट। स्मॉल आर यहां पे क्या है, ओ और पी के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो वो तो रेडियली आउटवर्ड होगी, वो तो मैंने आपको भी समझा दिया। अगर इसी जगह पे मैं इस गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया सपोज कर लूं, जैसे यू कैन सी ऑन द बॉल मैंने यहाँ पे एक सर्कल सा बनाया है, तो ये मेरी स्मॉल गॉसियन सरफेस हो गई। इस गॉसियन सरफेस का, इस स्मॉल गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर किधर को होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इस छोटी सी सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर को है, बाहर को है। अगर दोनों चीजें बाहर की तरफ हैं तो इनके बीच में एंगल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो। तो अभी हमें इस चीज की नॉलेज है कि ई और डी एस के बीच में एंगल यहाँ पे फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो यहां पे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स लगाएं तो क्या आएगा हमारे पास, इट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ई डॉट डी एस। यहां पे सरफेस, यहां पे आप इस सरफेस को ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। अभी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को तोड़ूं तो ई डी एस कॉस जीरो आएगा, क्योंकि ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है। तो कॉस जीरो क्या होता है, 1, वो आ जाएगा बाहर, और यहां से ई भी बाहर आ जाएगा। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहां पे मैंने क्या लगाया, ई डी एस कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो 1 हो गया, ई बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ds। नाउ व्हाट इज ds? ds इज द स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मतलब मैं पूरी गॉसियन सरफेस ले रहा हूं। पूरी गॉसियन सरफेस कैसी है, सफियर जैसी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इट विल बी ई ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि सफियर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। अभी यहां पे बाय गॉस थ्योरम देखूं तो क्या आने वाला है मेरे पास, बाय गॉस थ्योरम जो फ्लक्स होती हैं वो चार्ज कंटेंट बाय परमिटिविटी होती है, यानी कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देना है, यहाँ पे कंपेयर कर देना है। अगर दोनों को कंपेयर करूं तो आई विल गेट द रिजल्ट। अब दोनों को इज इक्वल टू रख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। दिस वाज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज। तो क्या मतलब है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब ये है कि आपका अगर पॉइंट P बहुत अच्छे डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है उस शेल से, तो ये जो स्फेरिकली चार्ज शेल है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्या लिखेंगे हम, शेल बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। अच्छा, अभी इसी का केस 2 करूं अगर मैं, केस 2 होगा ऑन द शेल। ऑन द शेल के लिए क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब इस P पॉइंट को आपको किसी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से हटा के शेल के ऊपर ही लेके आना है। मतलब पहले इस शेल के ऊपर एक, ये मेरा हाथ जैसे गॉसियन सरफेस थी, पॉइंट P उस गॉसियन सरफेस पे था क्योंकि हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। अभी हमें कहां पे करना है, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। तो इस पॉइंट P को उठा के मैं कहां पे ले आऊं, ऑन द शेल ले आऊं। अगर ऑन द शेल ले आऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बस O से P का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जो पहले O और P में डिस्टेंस स्मॉल r था, अब वो O और इस सफियर के जो हमारा शेल था इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा, मतलब शेल का रेडियस आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन तो लिखना बिल्कुल सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा, आप चाहो इसे तो यहां पे क्या कर सकते हो, Q ऊपर से, नीचे से 4 पाई और R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर किसका एरिया होता है, सफियर का। तो यहां पे ये किसका एरिया है, स्फेरिकल कंडक्टर का। आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो, कैसे, E इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
व्हाट डू यू सी कि ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जिसके ऊपर ये जो स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया था जिसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है, अगर मैं उसी चार्ज शेल की वजह से उसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो कांस्टेंट रहने वाला है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इट डज नॉट वेरी विद एनीथिंग एक्सेप्ट चार्ज। वो तो शुरू में एक बार जितना ले लिया ले लिया। लेट्स गेट टू द केस 3 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे अभी हम कहां चलने वाले हैं, इनसाइड द शेल। देखो बेटा ध्यान दो, चार्ज कहां पे था, इस शेल के ऊपर। आप कहां चले गए, शेल के अंदर। तो जहां पे आप जाके रुके, मैं कहां पे रुका, इस पॉइंट P के ऊपर रुका। यहां पे मैं शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो इस पॉइंट से पास करती हुई मुझे क्या बना लेनी चाहिए, गॉसियन सरफेस। अगेन दिस रेड सर्कल इज शोइंग द गॉसियन सरफेस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, अगर मैं यहां पे देखना भी चाहूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आएंगी, इट विल बी, लेट्स से, अब ये डिस्टेंस स्मॉल r है अगेन O और P के बीच में, पर अभी ध्यान रखना पहले P शेल के बाहर था, अभी पॉइंट P शेल के अंदर है। तो ये पॉइंट तो सिमिलर आ जाएगा किसके जैसा, जैसे यहां पे बनाई थी इक्वेशन में। तो ये जो 3-4 स्टेप्स है ये सिमिलर लेके यहां पे आपके पास सेम आ जाएंगे। तो मैं इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं यहां पे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बाय गॉस थ्योरम देखूं तो फ्लक्स क्या होंगी। गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स होंगी चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। अब यहां पे पंगा बढ़ने वाला है। देखो गॉसियन सरफेस ये रेड कलर से मैंने आपको क्लियरली दिखा दी है। चार्ज कहां पड़ा है, शेल के बाहर। गॉसियन सरफेस कहां है, शेल के अंदर। इसका मतलब ये गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब बाय गॉस थ्योरम यहां पे फ्लक्स क्या होगी, 0/ε0, बिकॉज द गॉसियन सरफेस इज नॉट कंटेनिंग एनी चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपकी फ्लक्स क्या आती है, 0। अगर आप 3 और 4 को यहां से कंपेयर करो तो राइट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड कंपेयर होके E क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। उस दिन थ्योरेटिकली बताया था, आज हमने मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम इस चीज का फायदा उठाते हैं कुछ चीजों को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, उसको किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर रख दो। हॉलो और सॉलिड दोनों के अंदर ही 0 होता है क्योंकि चार्ज नहीं रह पाता अंदर। अगर किसी कंडक्टर को आप चार्ज देने की कोशिश करोगे, भले अंदर से भले बाहर से, वो सारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा। देयर इज नो चार्ज दैट रिजाइड्स इनसाइड द कंडक्टर, वेदर हॉलो और सॉलिड। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0 रहता है। तो हमने आउटसाइड देख लिया, ऑन द शेल देख लिया और इनसाइड देख लिया, राइट। अगर आपको याद आ रहा है तो ये थर्ड केस को हम कंपेयर कर सकते हैं +1 के एक आर्टिकल के साथ। +1 के एक आर्टिकल में हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने फाइंड आउट की थी ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमने सीखा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, फिर ऑन द सरफेस, फिर इन द डेप्थ। तो वहां पे जी की वेरिएशन डिस्कस की थी विद द डिस्टेंस। यहां पे भी मैं वेरिएशन डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। सपोज करो कि मैं बॉल के अंदर हूं, शेल के अंदर हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं, O पॉइंट पे, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0। अब O पॉइंट से थोड़ा सा आगे चला गया, लेट्स से इस पॉइंट पे, फिर भी फील्ड क्या मिलेगा, 0। थोड़ा और आगे चला गया, फिर भी फील्ड क्या मिलेगा, 0। P पे आ गया फील्ड 0, थोड़ा और आगे चला गया फिर 0। जब तक मैं सरफेस पे नहीं पहुंच जाता, ओरिजिन से लेके सरफेस तक की जर्नी ट्रैवल नहीं कर लेता, अंदर सब जगह फील्ड क्या रहेगा, 0। जैसे ही मैं सरफेस पे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, कांस्टेंट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो यहां पे R कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, सब चीजें कांस्टेंट है, तो ये फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है ऑन द सरफेस। अगर आउटसाइड गया तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं जितना दूर जाता जाऊंगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शेल, उतना फील्ड क्या करता जाएगा, डिक्रीज। तो इन तीनों पोर्शंस को ध्यान में रखते हुए
अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूं, ए ग्राफ विच डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r, तो ये कैसा आने वाला है? आई कंसिडर दिस ओरिजिन ऑफ द ग्राफ एज द ओरिजिन और द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो सेंटर से लेके सरफेस तक का तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, तो आई विल शेड दिस लाइन, दिस एक्स एक्सिस, क्योंकि इस पे y की वैल्यू जीरो। फिर जब सरफेस पे पहुंचते हैं तब एकदम से आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, उसके बाद फील्ड क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एंड इट गोज अवे इनफाइनाइटली। तो ये इनसाइड है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, और यहां पे इस जगह के लिए जो आपका स्मॉल r है वो तो कैपिटल R के इक्वल हो गया। जब आप चलते चलते रेडियस जितना डिस्टेंस कवर कर गए थे, आप शेल के ऊपर आ गए थे, तो फील्ड क्या हो गया था? कांस्टेंट। और ये जो कर्व आ रही है, डिक्लाइन कर्व, ये किसके लिए आ रही है? आउटसाइड के लिए आ रही है। इसका मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इटसेल्फ फील्ड मैक्सिमम होता है, अंदर रहता है जीरो, और जैसे जैसे शेल की सरफेस से दूर जाते हैं फील्ड क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तीनों एप्लीकेशन हाईली इंपॉर्टेंट हैं। आई कैन बेट ऑन दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बार फाइनल एग्जाम में पूछी गई है। जो ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था, इस पोर्शन से न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक in a very good way. Let's meet in the next video with the next chapter, or we will see if we can devote some time to do the numerical problems. Till then, take care of yourself. Goodbye.